चलिए, आज हम लेकर आए हैं ओम्स लॉ। एक छोटे वीडियो के रूप में हम आज लेकर आए हैं ओम्स लॉ कब अप्लीकेबल किया जाता है और ओम्स लॉ क्या बतलाता है। तो पहली बात कि ओम्स लॉ किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लोइंग करंट के बीच के रिलेशन के रिस्पेक्ट में दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ जो है किसी भी कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यदि किसी भी कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, ये इंड ए है, ये इंड बी है। इन दोनों इंडों के बीच में हम भी वोल्ट का बैटरी जोड़ देंगे तो इन दोनों इंडों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अर्थात जितने वोल्ट की बैटरी आप जोड़ेंगे वहीं दोनों इंडों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी किसी भी कंडक्टर के, ध्यान रखिएगा, कंडक्टर मतलब मेटल, यानी ओम्स लॉ किसके लिए केवल अप्लीकेबल है? मेटल के लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए। तो किसी भी मेटालिक कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो यह पोटेंशियल डिफरेंस इसमें फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहां टर्म एंड कंडीशन लागू है। क्या टर्म एंड कंडीशन लागू है? कि किसी भी कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब होगा? इफ लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर of conductor remains constant, यानी अनचेंज। ओके, तो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर को बिना चेंज किए हुए यदि किसी भी कंडक्टर के दोनों सिर, किसी भी कंडक्टर की लेंथ को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, यानी चेंज ना किया जाए, और उसके बाद उस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो यह पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही ओम्स लॉ है। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ओम्स लॉ किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है? मेटालिक कंडक्टर, यानी मेटल के लिए, है ना। सेमीकंडक्टर के लिए नहीं दिया जाता है, इंसुलेटर के लिए नहीं दिया जाता, एलॉय के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। तो यहां पर अब आगे की तरफ चलेंगे, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यदि हम भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लग जाता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इक्वल का साइन लगाए और क्या रखेंगे? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कैपिटल आर और इंटू हो जाएगा आई। इसलिए आई इक्वल टू हो जाएगा भी, आर इक्वल टू हो जाएगा भी अपान आई। ओके, ये ध्यान रखें, या ऐसे भी लिख सकते हैं भी अपान आई इक्वल टू आर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। या ऐसे भी लिख सकते हैं भी अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा? आर के। ये आर क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। और ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
ओके, तो इस तरह से यहां से तो ये अलग डिफिनीशन निकला, लेकिन यहां पर भी है। यदि हम इस फॉर्मूले से हम यदि ओम्स लॉ को डिफाइन करें तो क्या कहता है ओम्स लॉ की, यदि इफ लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर remains constant, then applied potential difference and flowing current या ratio of applied potential difference and flowing current is equal to the constant। ध्यान रखिएगा, किसके लिए अप्लीकेबल होता है ओम्स लॉ? मेटालिक कंडक्टर के लिए। क्या कहता है ओम्स लॉ कि यदि किसी भी कंडक्टर का लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें, रिमेन्स अनअफेक्टेड, यानी अफेक्टेड ना हो, चेंज ना हो, इसके इन तीनों के मान में चेंजिंग ना किया जाए, तो उस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या ये भी कहता है ओम्स लॉ कि किसी भी मेटालिक कंडक्टर की लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन applied ratio of applied potential difference and flowing current is equal to the constant। This constant is a R, और R is a resistance of a conductor। क्लियर, लिख देते हैं, ठीक है, दोनों डिफिनीशन लिखते हैं। यहां पर देखिए इसके लिए, if length, cross sectional area and temperature of conductor remains constant, then applied potential difference in between both end of conductor directly proportional to the flowing current। ठीक है, ये जो है इस डिफिनीशन से हमें प्राप्त हुआ। यदि हम इसको, इस फॉर्मूले को हम डिफाइन करें तो ये भी देख लीजिएगा, ORR if length, cross sectional area and temperature of conductor remains constant, then ratio of applied potential difference and flowing current will be कांस्टेंट। ठीक, ओके, यहां पर जो है इस तरह से हमें जो है ये ओम्स लॉ ध्यान रहे कि ओम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल होता है? ओनली फॉर मेटल, ओनली फॉर
मेटल के लिए ओम्स लॉ अप्लीकेबल होता है। ये यहाँ पर भी, यहाँ पर जो कांस्टेंट है विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? आर की। और आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके, तो इस प्रकार यहां पर यदि हम, ये ध्यान रहे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यदि V और I के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वह ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। देखिए ये ग्राफ हम यदि प्लॉट करते हैं, देखते हैं, इफ a graph is plotted in between V and I, then this graph is a straight line। स्ट्रेट लाइन देखें, ये देखिए, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा V। इस प्रकार ये ग्राफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ओके, समझ में आया? आगे चलें, चलते हैं आगे। ओके, चलें आगे बढ़ें। देखिए थोड़ा सा, ये भी देखें थोड़ा सा, ये हमने x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, यहां पर हमने ये v रख दिया और यहां पर हमने I रख दिया। v और I के बीच ग्राफ प्लॉट किया हमने तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, ये थीटा एंगल है ये। ठीक, क्लियर? तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पर और यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया हमने y एक्सिस पर। ये जो थीटा है, ये सामने वाली भुजा ये हो गई परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो भुजा हो गई ये आर्म हो गया, ये हो गया बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? tan थीटा में। तो इस तरह से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये थीटा बाबू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा? V के। ओके, और बेस किसके इक्वल होगा? किसके होगा? I के। तो tan थीटा इक्वल टू किसके हो गया? V अपान I। tan थीटा किसके इक्वल होता है भाई? स्लोप के। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, I इक्वल हो जाएगा V अपान I के, और V अपान I किसके इक्वल हो जाएगा बाबू? R के। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपान I इक्वल टू क्या हो गया? R। ठीक है, ओके। देखो कितनी ये इस फॉर्मूले की कितनी उपयोगिता है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक, तो यहां पर ध्यान रहे कि ये इस तरह से हम रिलेशन जो हम देखेंगे, थीटा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, इससे ये एक रिलेशन प्राप्त होता है। ठीक, एक और चीज यहां पर जो है, यहां पर थीटा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? मेटल का है, मेटालिक कंडक्टर का है। ठीक, और बात ध्यान रहे कि किसी भी मेटल का या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट होता है? तो रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? ये बात ध्यान रहे, जो रेजिस्टेंस होगा वो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी कंडक्टर है, खासतौर से मेटल के केस में हम कह रहे हैं,
तो मेटल का यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मेजॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसमें रैंडमली मोशन होना चालू हो जाता है। और रैंडमली मोशन होगा तो कोलिजन होगा तो हिंड्रेंस होगा, रेजिस्टेंस जनरेट होगा, और रेजिस्टेंस जनरेट होगा तो कंडक्टिविटी उसकी कम होगी। ठीक, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी डेफिनेटली कम होगी। ओके, खैर कंडक्टिविटी से हमें मतलब यहां नहीं है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार जब हम ये एक रिलेशन ये भी हमें प्राप्त हुआ। यदि दोनों रिलेशन को हम यदि इंटर रिलेट कर दें, ये देखें, ये इनको, तो ये तीसरा हमें रिलेशन प्राप्त होता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा के। ठीक, ओके, ठीक। तो हम ग्राफिक बनाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, आईसीएसई बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये हो गया करंट एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने क्या रख दिया, पोटेंशियल, और दो मेटालिक कंडक्टर के लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये हो गया किसी एक मेटल ए है और ये दूसरा मेटल क्या है, बी है। एक मेटालिक कंडक्टर ए है और ये मेटालिक कंडक्टर बी है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है ये है T1 केल्विन, और इसका जो टेम्परेचर है वो है T2 केल्विन। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है, अच्छा ये जो मेटालिक कंडक्टर ए है वो करंट वाले एक्सिस से θ1 एंगल बना रहा है, और ये जो मेटालिक कंडक्टर बी है वो करंट वाले एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन के रूप में बता रहे हैं इसको। तो पूछता है, ऑप्शन देता है कि बताएं कि T1 केल्विन इक्वल टू T2 केल्विन, यानी कहने का मतलब ये कि दोनों का टेम्परेचर समान है। दूसरा, T1 केल्विन ग्रेटर देन T2 केल्विन। सी, T1 केल्विन लेस देन T2 केल्विन। डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑल, कौन सा आंसर सही होगा? इस रिलेशन को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, ये जो है इसका हम परपेंडिकुलर यहां पर हम डालेंगे इससे। ठीक, देखिए यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा सही बना दें इसको, θ2। ठीक है, यहां से हम इसको मिला दिया और यहां से हमने इसको मिला दिया। θ1 का देखिएगा, ये देखिए, तो ये जो है इसके इक्वल होगा, v वाला एक्सिस है, और ये जो होगा I वाला करंट वाला एक्सिस है। तो यदि हम मान करें कि tan फॉर A, तो tan θ1 इक्वल टू कितना होगा, V/I, और tan θ2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, V/I। यहां देखें कि यहां पर θ2 ग्रेटर है, θ1 क्या है, लेसर है। तो θ1 चूंकि सेंस थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, तो चूंकि यहां पर θ2 ग्रेटर है θ1 से, इसलिए सो T2
केल्विन ग्रेटर होगा T1 केल्विन से। ठीक है, यहां पर देखिए थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर के। ओके, समझ पाए? ऐसे ही लिखना भी कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा भी क्वेश्चन दूसरे रूप में फॉर्म करके देता है, उसको भी देखें हम। देखें, देखिए ये देखिए थोड़ा सा एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। ये देखिए थोड़ा सा, यहां पर जो है ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया T1 केल्विन, ये हो गया T2 केल्विन। वाई एक्सिस पर हम भी न रह करके हम आई रख दिए, और ये एक्स एक्सिस पर हम आई न रह करके भी रख दिए। ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये इससे मिला दिया, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां से हमने मिला दिया। ठीक है, तो देखिएगा चूंकि tan थीटा इक्वल टू होता है भी अपान आई होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा देखिएगा, ये देखिए कि ये थीटा के जो है ये देखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, आई है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आई अपान भी होगा, उल्टा होगा बाबू। परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है, आई है, बेस की जगह पर क्या है, भी है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस। आइए किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, आर के। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार देखिएगा कि ये थीटा जो है, ये थीटा जो है देखिएगा थीटा इक्वल टू आई अपान भी, ये जो है 1 अपान आर के होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा थीटा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1 अपान आर के। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि इसमें ये पूछ देता है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन भी देखेंगे। ये देखिएगा, ये मान लीजिए कि R1, इसका मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 हो जाए, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, R2। तो R1 इक्वल टू R2, दूसरा R1 ग्रेटर देन R2, तीसरा R1 लेस देन R2, और चौथा क्या हो जाएगा, ऑल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक बात ध्यान रखिएगा, यदि यहां पर कहता इसका रेजिस्टेंस हो जाता R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो यदि R1 और R2 निकालना होता इसमें कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा इक्वल टू होता है भी अपान आई इक्वल टू क्या हो गया, R, यानी थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R के। तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन यहां पर हमने टिक किया है, जिसका थीटा ज्यादा बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। यानी ये जो है रेजिस्टेंस के केस में भी मान लीजिए कि रहता कि R1 इक्वल टू R2, R1 ग्रेटर देन R2, तीसरा हो जाए कि R1 लेस देन R2, चौथा ऑप्शन हो जाता कि ऑल हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन होता है, इसमें भी तीसरा ही ऑप्शन टिक करते हैं। क्लियर? ठीक, तो यहां पर देखिएगा, जब यहां पर जो केस आएगा तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको, कि देखिएगा यहां पर देखिए यहां पर ये रखते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आई अपान भी। देखिए थीटा इक्वल टू आई अपान भी, परपेंडिकुलर क्या है, आई है, परपेंडिकुलर पर क्या रखा है हमने, आई, यहां पर परपेंडिकुलर की जगह पर क्या रखा है, भी रखा है, तो उल्टा हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपान आर के। इस प्रकार थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 अपान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर, चाहे कहेंगे थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब देखिएगा जिसका जो है थीटा बड़ा होगा उसका जिसका थीटा बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो कौन सा होगा यहां पर, जिसका थीटा कम होगा, जिसका थीटा कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जिसका थीटा जो है, किसका थीटा कम है,
ए वाले का R1 का, हाँ, तो कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस प्रकार ये यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा, सही होगा, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। क्लियर? तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट। ये क्या है भाई? ओमिक सर्किट क्या है? जो ओम के नियम का पालन करे। तो क्या कहेंगे? ओमिक, ओमिक सर्किट, है ना। नोट्स जरूर कंप्लीट करते चले, है ना। ओमिक सर्किट क्या है? दो सर्किट which obey Ohm's law, Ohm's law called ohmic circuit। ओमिक सर्किट, ठीक है। हाँ, ओमिक। और ये कौन कौन ओम, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? मेटल, मेटल के लिए ही केवल अप्लीकेबल होता है ना। यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा होगा ग्राफ? ये हो जाएगा भी, और ये हो गया एक्स एक्सिस पर आई, तो ये ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर? क्लियर ना? चलते हैं। नॉन ओमिक सर्किट क्या है? नॉन ओमिक सर्किट क्या है भाई? नॉन ओमिक सर्किट क्या है? वह सर्किट जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है ना। सिंपल सी भाषा, दो सर्किट which do not obey Ohm's law called non ohmic सर्किट, है ना। क्या एग्जाम्पल होगा इसका? डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब, रेडियो, टॉर्च, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, etc। ठीक, ये क्या है? ये नॉन ओमिक सर्किट है। एक इसका जो डायग्राम, ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हो गया भी और ये हो गया आई, तो ये जो है ग्राफ जो है इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। क्लियर? तो ये हो गया ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। ठीक है, अब हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ तो हमने बात किया रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन थोड़ा हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलिए ठीक है, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं इस क्लास को, और हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, और साथ में हम इस पर भी बात करेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी तार के लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही रोचक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ बारीकियां, कुछ दांव पेच इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो आपको जो है आपके पास पहुंचे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।